हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। आज की हमारी वीडियो नीति निदेशक तत्वों के बारे में है, जिन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है। ये पॉलिटी की 4th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पिछली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हमें किस किस अनुच्छेद के बारे में बताता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमें बताता है। रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और भारत के अंतर्गत आने वाले राज्यों की सीमाओं के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 से 11 हमें हमारी नागरिकता के बारे में बताता है, जो कि भाग 2 भी कहलाता है। भाग 3 में हमें हमारे अधिकारों का पता चलता है, जो कि 12 से 35 है। ठीक है, अब हम 36 से 51 करने वाले हैं, जो कि डीपीएसपी कहलाता है, भाग 4। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपीज, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 31 से 51 तक किया गया है। क्लियर है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। इसकी जो प्रेरणा है, मतलब ये हमने किस देश से लिया। जैसे कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, तो हमने यूएस से लिए थे। तो ऐसे ही हमने आज जो हम डीपीएसपीज पढ़ने वाले हैं, वो कौन से देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान में डीपीएसपीज आयरलैंड से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, जो डीपीएसपीज होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारी सिटीजनशिप पर कोई भी आँच आती है या कोई उनका उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से जा सकते हैं। मगर जो डीपीएसपीज हैं, अगर उन्हें कोई चुनौती देता है या उनका कोई उल्लंघन करता है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये जुडिशियल नहीं है, मतलब कि इन्हें अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो ये नॉन जुडिशियल है, नॉन जुडिशियल। ठीक है, इनकी फॉर्म क्या है, नॉन जुडिशियल है। देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने कौन से देश से लिए हैं, आयरलैंड से। ठीक है। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर अंडर डीपीएसपी, डीपीएसपी के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। विच पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डीपीएसपी, कौन सा पार्ट है जो डीपीएसपी से डील करता है, पार्ट 4 मतलब भाग 4। हाउ मैनी टाइप ऑफ डीपीएसपीज आर देयर, डीपीएसपीज में भी टाइप हैं। देखिए, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, गांधीयन तो आपको पता है, जो हमारे महात्मा गांधी जी की सोच रखता हो, ऐसे डीपीएसपीज जो कि उनकी सोच से आए हों। जैसे कि महात्मा गांधी ग्राम पंचायत या हरिजन, इन सब के विकास के लिए कार्य करते थे, तो वही सब डीपीएसपी में भी उनका उल्लेख किया गया है। तो वहाँ से गांधी जी की विचारधारा आती है, तो उसे गांधीवाद कहा जाता है। तो डीपीएसपी में समाजवाद, गांधीवाद और लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात की गई है। हैव डीपीएसपी एवर अमेंडेड, ये कह रहे हैं कि क्या कभी भी डीपीएसपी का संशोधन हुआ है। इसका आंसर है यस, हुआ है, और एक नहीं 3 बार हुआ है। 42nd अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से और 86th अमेंडमेंट से। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए हैं, मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 बार अमेंड हुआ है, 42, 44 और 86। ये बेसिक था। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला अनुच्छेद, आर्टिकल 36, जहाँ से डीपीएसपीज की शुरुआत होती है। देखिए, आर्टिकल 36 बहुत इजी है याद करना, क्योंकि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि आर्टिकल 12 में भी राज्य की भाषा दी गई थी। जो आर्टिकल 12 है भाग 3 का, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है और आपके सामने दोनों ही ऑप्शन में हो,
तो या तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और अगर ऐसा नहीं है, ऑप्शन 1 और 2 नहीं दे रखा, आपको दोनों में से ही एक चुनना है, तो फिर आप आर्टिकल 12 चुनेंगे। ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 चुनेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो 12 है उसमें तो ये परिभाषा दी गई है जो यहाँ पर लाल रंग से लिखी हुई है, ये परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। मगर अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित कहाँ है? अनुच्छेद 12 में। यहाँ पर तो सिर्फ ये कहा गया है कि वही सेम परिभाषा है, वो कहते हैं ना कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ कट कॉपी पेस्ट है कि मैंने कहाँ से कॉपी की है, भाग 3 अनुच्छेद 12। तो सही डेफिनेशन कहाँ है? भाग 3 अनुच्छेद 12 में। मगर ऑप्शन में अगर दोनों चुनने का अधिकार हो तो आप दोनों को चुन सकते हैं, और सिर्फ एक पूछा गया हो तो आप पहले अनुच्छेद 12 के लिए जाएंगे, फिर अनुच्छेद 30 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में ही राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट डेफिनेशन। आर्टिकल 37 में क्या दिया गया है, जो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, न्यायालय आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता राज्य पर कि इन्हें लागू करना ही करना है। ये उन्हें सिर्फ निर्देश दे सकता है, सामान्य निर्देश। देखिए, ये सामान्य निर्देश कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करें जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो, मतलब कि सिर्फ सलाह दे सकता है। ठीक है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, अब वो मानना और ना मानना बच्चों के ऊपर होता है। ठीक है, चलते हैं। और इसका कोड वर्ड सिंपल सा याद रख लीजिए, जैसे आर्टिकल 36 का था स्टेट की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा, ऐसे ही 37 का है टू फॉलो DPSP। आप DPSP को फॉलो कीजिए। आर्टिकल 38 के अनुसार ऐसा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हो। देखिए, आर्टिकल 38 के दोनों ही 38 के अनुच्छेद 38 के दोनों ही पॉइंट में ये समझाया गया है कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, असमानता को मिटाना चाहिए। ठीक है, गांधी जी हमेशा ही ऊंच नीच, छुआछूत इन सब के खिलाफ थे। तो इसमें गांधीवाद का ही विचार है कि हम सबको समान माने, जाति प्रथा से ऊपर उठकर, तो चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सबको इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 38 हमें क्या बताता है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करो, असमानता को कम करने का प्रयास किया जाए, किसके द्वारा? राज्य द्वारा। ठीक है, और राज्य की परिभाषा कहाँ है? 12 और 36 अनुच्छेद में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 39 पे। इसका कीवर्ड है सिक्योर सिटीजन। सिक्योर सिटीजन मतलब कि आप जो नागरिक हैं वो अच्छा महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। और आप सुरक्षित कब महसूस करेंगे? जब आपके पास सारे संसाधन हो, समानता हो, अधिकार बराबर हों। तो यही सब आर्टिकल 39 में बताया गया है। ठीक है, देखिए, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी संसाधन मौजूद हैं एक राज्य में, तो उसको सब में बराबर वितरित किया जाना चाहिए। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम करने के लिए समान वेतन। अगर किसी फर्म में पुरुष और महिलाएं दोनों काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष ज़्यादा काम कर सकते हैं तो उन्हें ज़्यादा, या फिर महिलाओं को कम दिया जाए। ठीक है, ना ही कहीं पर महिलाओं को ज़्यादा और ना ही कहीं पर पुरुष को ज़्यादा, दोनों को ही उनकी काबिलियत के हिसाब से समान वेतन मिलना चाहिए। जबरन दुर्व्यवहार के लिए खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, मतलब कि कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो श्रमिक क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो। और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का संरक्षण, यही सब यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है। तो आर्टिकल 39 एक तरह से आपको बराबर आय, वेतन, बच्चों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा, और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, और जितने भी संसाधन हैं उनको बराबर बांटा जाए। तो एक तरीके से आर्टिकल 39 हमें बताता है
कि जो सिटीज़न है वो सिक्योर्ड भी है और इक्वल भी है, इक्वल एंड सिक्योर्ड, बराबरी का दर्जा मिल रहा है संसाधनों में भी और वेतन में भी, और सिक्योर भी हैं, श्रमिक और बच्चों का स्वास्थ्य है, उनकी शक्ति और कोई उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, ये सुनिश्चित किया जाएगा राज्य द्वारा। ये आर्टिकल 39 में मेंशन है। देखिए ये छोटा सा एक रिवीजन है, आधी वीडियो हुई है अभी, ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है वो थोड़ा रिवीजन करें और आपको यहीं की यहीं वीडियो के साथ साथ थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको पूरा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, तो आपको ईजी होगा। देखिए अनुच्छेद 36 हमें राज्य की परिभाषा बताता है। 37 तत्वों को लागू करना, कौन से तत्वों को? नीति निदेशक तत्वों को। आर्टिकल 38 बताता है राज्य के लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था, कि सबको बराबर माना जाए और सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए। 39 हमें बताता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। अभी हमने पढ़ा कि कुछ तत्व दे रखे थे, उनको अनुसरण करना राज्य का काम है। 29 क्या बताता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए ये जहाँ पर भी ए, जैसे कि 39A, 39B या 21A ऐसा कुछ लिखा होता है तो वो अमेंडमेंट से जोड़े गए होते हैं। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि DPSP में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट आपके सामने आ गया है कि 39 क मतलब कि 39A जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। कौन से अमेंडमेंट से? और यह हमें क्या बताता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो गरीब हैं उनकी निःशुल्क सहायता और न्याय में उनकी मदद करना, ये बाद में जोड़ा गया है। देखिए पांचों एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हें लिंक करने के याद करना पड़ेगा। जैसे कि अनुच्छेद 40 से 44, ये चारों के चारों गांधीवाद हैं, मतलब कि गांधी जी की सोच रखते हैं। गांधी जी भले ही किसी कमेटी के मेंबर नहीं थे जब संविधान बन रहा था, मगर उन्होंने अपनी सोच की छाप DPSP में ज़रूर छोड़ी है। तो जब भी DPSP का नाम आता है आप मत भूलिएगा कि समाजवाद और गांधीवाद इसका हिस्सा है, या ये गांधीवाद और समाजवाद की सोच रखता है, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि ग्राम पंचायतें बने, क्योंकि ग्राम पंचायतें बिल्कुल नीचे वाले स्तर से लोगों की सोच और उनको आगे बढ़ा सकती हैं, तो समानता आएगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन सबसे पहले आर्टिकल 40 में 40 में, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक गांव में अगर 40 आदमी होंगे तो ही वहाँ पर एक ग्राम पंचायत बन सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्राम पंचायत तो बना दी, बट अब वो ग्राम पंचायत बनाकर करे क्या? कुछ न कुछ काम करेंगे, शिक्षा देंगे और लोक सहायता देंगे। जब सरकार ने ग्राम पंचायतें बना दी और फिर लोगों से काम की उम्मीद रखी, बच्चों को शिक्षा दी, और लोक सहायता मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें पेंशन देना, उनका ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो ग्राम पंचायत बना दी लोगों की भलाई के लिए, फिर अब भलाई से तो काम नहीं चलता, इसलिए लोगों को काम दिया, बच्चों को शिक्षा दी और बूढ़ों को लोक सहायता प्रदान करी। लोक सहायता जैसे कि पेंशन या फिर कोई स्कीम हो गया, पंचायत बन गई, काम मिल गया। मगर जो औरतों की दशा थी वो अभी नहीं सुधरी थी, तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 42 बनाया, जिसमें कि प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मतलब जैसे कि होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसको ऐसी छुट्टी देना कि उसकी जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है, वो नहीं कटेगी, उसे मिलेगी। ये जो तनख्वाह है, उसे तनख्वाह और छुट्टी है, ये उसको उसके काम को बढ़ावा देने के लिए और बराबरी लाने के लिए दी जा रही है, ठीक है। तो प्रसूति सहायता दी जाती है और काम की मानवोचित दशा। देखो मानवोचित का मतलब है मानव उचित, जो मानव के लिए उचित दशा है वो वाली कंडीशन पैदा करना। अगर कोई महिला कहीं पर काम कर रही है तो उसे ऐसा कोई भी काम ना दिया जाए जिससे कि उसकी गरिमा को चोट पहुँचे, ठीक है। तो ये उसकी मानवोचित दशा को बराबर रखने में मदद करेगी, अच्छा रखने में मदद करेगी, और प्रसूति सहायता उसे बढ़ावा देगी नौकरी करने के लिए, ठीक है, और पुरुषों से बराबर काम करने के लिए। आर्टिकल 43 हमें क्या बताता है? देखिए,
हमसे काम भी करा लिया, महिलाओं से भी काम करा लिया, मगर उनको वेतन कौन देगा? तो वेतन कौन से में है? 43 में। और वेतन क्या है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन, मतलब कि मिनिमम वेज। मिनिमम वेजेस होते हैं ना, जैसे कि अभी किसान धरने पे बैठे हैं कि हमें MSP चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। ऐसे ही जब आप काम करते हैं किसी फील्ड में तो एक मिनिमम वेजेस होती है कि कम से कम इतनी तनख्वाह तो आपकी होनी चाहिए। तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है? 43। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। और इसको याद करना भी इसलिए आसान है कि देखिए 4 और 4 दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म सबकी सेम होनी चाहिए। ये ट्रिक है, ना कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है। मैं पहले आपको बता रही हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब 44। 4 और 4 दोनों एक जैसे हैं दिखने में। तो ऐसे ही हर धर्म और हर इंसान के लिए जितने भी कानून हैं, चाहे वो विवाह संबंधी हो, आपकी नौकरी संबंधी हो, आपने कोई जुर्म कर दिया उस संबंधी हो, वो सब बराबर होने चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होने चाहिए। मगर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसी हद तक तो कई कानूनों में लगा हुआ है, बट कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे कि अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, तो आपको एक जैसी सज़ा मिलेगी। चाहे आप किसी MP MLA के बेटे हों या किसी किसान के, आपकी सज़ा में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। वहाँ पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मगर अगर आप विवाह संबंधी देखें या फिर तलाक संबंधी देखें तो कहीं कहीं पर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे कि अभी 3 तलाक वाला मुद्दा आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो मुसलमानों के लिए अलग कानून है कि वो कितनी शादियां कर सकते हैं, कितने तलाक कर सकते हैं, और हिंदुओं के लिए वो अलग है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। तो यहाँ पर भेदभाव आ जाता है धर्म के अनुसार। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ है। एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर ये लागू है और उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तरीके से लागू है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए जो पंचायत है, देखिए आर्टिकल 40 से हम गांधीवाद की सोच लागू होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ से आर्टिकल 40 में हमने ग्राम पंचायतें बनाई, पंचायत बना दी। तो पंचायत बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें काम चाहिए होगा, बच्चों को शिक्षा चाहिए होगी और बूढ़ों को लोक सहायता चाहिए होगी। और यहाँ पर तो काम की, शिक्षा की और बूढ़ों की बात आई। अगले आर्टिकल में महिलाओं की मन की दशा और प्रसूति सहायता, ताकि वो भी हमारे बराबर हो सके, मतलब समानता आ सके, पुरुष और महिला एक बराबर हो सके। जीवन निर्वाह योग्य वेतन, अब अगर हमने काम किया है और महिलाओं ने भी काम किया है तो मिनिमम वेजेस भी तो मिलनी चाहिए जिसके वो लायक हैं। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए क्योंकि अब बराबरी आ गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45 से 48, 45 से 48 भी इकट्ठे पढ़ेंगे। आर्टिकल 45 में दे रखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब जैसे कि प्री नर्सरी स्कूल होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी होता है बच्चों की देख रेख, उनकी शिक्षा संबंधी, उनकी इम्यूनाइजेशन, इन सब का ध्यान आर्टिकल 45 में रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आर्टिकल 21A आया था उसमें भी यही बात थी कि 6 से 14 साल के बच्चों का मूल अधिकार था कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जो आर्टिकल 21A था उसमें तो क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलना उनका मूल अधिकार है। और यहाँ पर क्या है कि कर्तव्य बनता है राज्य का कि जो 6 वर्ष से कम हैं उनकी देखरेख की जाए और उनकी शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए जहाँ तक वो कर सकते हैं। ठीक है, जितने उनके पास फंड है। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जो DPSP हैं वो बाध्य नहीं करते राज्य को कि आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, वो सिर्फ उन्हें सामान्य निर्देश देते हैं और वो उस व्यक्ति पर या उस सरकार पर या उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वो अपने लोगों के लिए कितना सोचती है या कितना कर सकती है। और कई बार तो जो उनके फंड होते हैं, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितने इंजेक्शन खरीद सकती है, उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो उनके हाथ भी बंधे होते हैं। चाहते तो वो भी हैं कि उनके राज्य का ईच एंड एवरी पर्सन इम्यूनाइज्ड हो, उन्हें इंजेक्शन
लग चुका हो, ठीक है। बट क्योंकि उनके पास प्रॉपरली पीछे से ही सप्लाई नहीं होती या फंड्स नहीं होते तो वैसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो स्वास्थ्य संबंधी आपकी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक डीपीएसपी का ही हिस्सा है। मगर क्योंकि कुछ ऐसे तत्वों की वजह से कि उनके हाथ बंधे होते हैं, उनके पास फंड्स नहीं होते या वो ऐसा कर नहीं सकते, तो वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो बाध्य नहीं करता है डीपीएसपी, सिर्फ आपको निर्देश देता है कि अगर आप कर सकते हो तो ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 46 हमें बताता है कि SC ST और जो वीकर सेक्शन है उनकी शिक्षा और अर्थ हितों की वृद्धि। देखिए 45 और 46 दोनों एक जैसे हैं, शिक्षा और हितों की वृद्धि ही है। बस यहाँ पर पहले बच्चों की बात की गई है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किन बच्चों की? 6 वर्ष से कम। और जब उनकी बात ख़त्म हो गई तो अब दूसरा वर्ग कौन सा है जो ज़रूरी है? जो कि SC STs हैं या फिर जो कमज़ोर तबके हैं, ठीक है। दोनों हो गए। अब किसकी बात आती है आर्टिकल 47 में कि राज्य का कर्तव्य होता है कि पोषाहार और जीवन को ऊंचा स्तर लेके जाएं, ठीक है। राज्य का कर्तव्य होगा कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो प्रदान की जाएं या फिर जो मेडिसिन है जो सबके लिए ज़रूरी है वो फ्री प्रोवाइड की जाएं। और आर्टिकल 47 में यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यही वो आर्टिकल है जो शराबबंदी या फिर ड्रग्स, ऐसी कोई दवाई जो कि हानिकारक है या जो मादक पदार्थ जिसे कहा जाता है, कौन सा पदार्थ? मादक पदार्थ जिसे कहा जाता है, उस पर रोक लगा सकता है। कौन सा आर्टिकल? 47, अनुच्छेद 47, ठीक है। शराबबंदी और मादक पदार्थों पर रोक लगा सकता है अनुच्छेद 17, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48, कृषि के बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 48 बात करता है। अनुच्छेद 49, 50 और 51 ये तीनों आखिरी अनुच्छेद हैं क्योंकि 36 से लेकर 51 तक ही थे डीपीएसपीस। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। जो 49 है वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। ये HSSC के ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, ठीक है, जो कि 9 जनवरी को हुआ था कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, उनका संरक्षण करना है, तो वो कौन से आर्टिकल में? 49, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक हो। पृथक मतलब सेपरेट हो, अलग हो। आर्टिकल 50 हमें क्या बताता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग हो, ठीक है। क्यों अलग हो? क्योंकि आपने अभी देखा कि न्यायपालिका तो डीपीएसपीज में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। ये कार्यपालिका का काम है कि वो इसको लागू करे सामान्य निर्देशों की तरह, ना कि बाध्य होकर। तो इसलिए न्यायपालिका और अलग है किससे? कार्यपालिका से। जुडिशरी यहाँ पर अलग हो जाती है, वो उसको कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकती या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकती डीपीएसपी में। आखिरी अनुच्छेद है आर्टिकल 51 जो कि बात करता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की। देखिए इसको याद करना आसान है कि जब सारे डीपीएसपी ख़त्म हो जाते हैं, पहले तो हमने अपने राज्य की बात की है, ठीक है, और किसी की नहीं की। और जब बिल्कुल सारे डीपीएसपी ख़त्म हो गए अनुच्छेद 50 तक, तो आखिरी जो अनुच्छेद है वो किसकी बात कर रहा है? विदेश की, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हैं। तो आखिरी अनुच्छेद अब विदेश की बात कर रहा है, और विदेश में किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसको सुरक्षा बढ़ावा देने की अनुच्छेद 51 बात करता है, आर्टिकल 51। देखिए ये वो अमेंडमेंट हैं, अभी हमने पढ़े थे कि कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनसे कि कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए थे। वो 4 नए डीपीएसपी कौन से थे? देखिए आर्टिकल 39, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना और वो जो सिक्योर करना आर्टिकल 39 में है। 39A में फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना किसको? पुअर को, गरीबों को। इक्वल जस्टिस, समान न्याय प्रदान करना 39A में है। आर्टिकल 43A है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स काम करते हैं कहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों में जो कामगार काम करते हैं उनको सिक्योर करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना उनके हितों के लिए, ठीक है।
आर्टिकल 48 में बताया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना और सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, जैसे कि आप सीधे सीधे शिकार पर नहीं जा सकते, आप प्रदूषण नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें 48A में बताई गई हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर। राज्य के वो नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में हुआ है? हमने अभी पढ़ा था कि भाग 4 में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में हम पढ़ चुके हैं क्या है, नागरिकता। भाग 3 में भी हम पढ़ चुके हैं क्या है, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, DPSPs। ठीक है, भाग 5 आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है, भाग 4। भारतीय संविधान के अनुसार कहाँ से कहाँ तक DPSPs हैं? नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से। कहाँ से लिए थे हमने DPSPs? आयरलैंड से। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं आते हैं? देखिए, सूचना का अधिकार नहीं है ना, इसमें सूचना का अधिकार की बात कहीं पर भी नहीं हुई, जबकि समान कार्य हेतु समान वेतन की बात हुई है, तो सूचना का अधिकार कहीं पर भी मेंशन नहीं था। शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी अगर आपको करनी है या फिर उस पर रोक लगानी है तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 47। ठीक है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 37 किसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता या हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हमें DPSP फॉलो करने हैं। ठीक है, आर्टिकल 50 किसके बारे में था? सेपरेशन किसका? कार्यपालिका और न्यायपालिका का। ठीक है, तो ये 47 है जो शराबबंदी की बात करता है। 48 क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है, thanks for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel. Thank you and have a nice day.